एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज देखने वाले हैं हम 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको, इसमें 12th, 13th एंड 14th इन तीनों के नोट्स प्लस जो स्लाइड्स होते हैं आपको दे दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा आज का है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको डिस्कस हम क्यों करेंगे, यूपीएससी के मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए। क्यों? हमने देखा था नेपाल क्राइसिस को, उसके एक पहलू को देखा था हमने कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, हमने समझा था उसको। इसका एक और एस्पेक्ट है, एक और संदर्भ है, क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि नेपाल में आप देखोगे, अगर डेटा को पढ़ोगे तो मोस्टली क्या है, मतलब मोर देन 60% लोग क्या है वहाँ पे कि यंग है। उनका जो उम्र है वो 25 साल से कम का है, ठीक है। तब भी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मेनली कौन है? युवा वर्ग है। तो हम समझेंगे कि युवा मतलब जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसकी दिक्कत क्या है और डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखेंगे, इमिग्रेशन नया एक्ट आया है 25 का, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 सितंबर से, समझेंगे उसको हम। फिर ईसीआई देखिए लगातार न्यूज़ में चल रहा है, हम समझेंगे इस लेक्चर में कि इंडिपेंडेंट कैसे है, कितना इंडिपेंडेंट है, कितना इस पर कोर्ट का कह सकते हैं एक प्रभुत्व चल सकता है, समझेंगे इन चीज़ों को। कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। क्या लेने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक हम? तो यहाँ पे देखेंगे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि नेपाल में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, काफ़ी मीडिया कवरेज मिल रहा है इसको। तो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। पहला देखा था हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उस पर बैन लगाया गया नेपाल में, वहाँ पे रेबेलियन स्टार्ट हो गया। सेकंड जो कहता है इसमें डिस्कस करेंगे हम कि यूथ ही क्यों, जो यंग युवा लोग हैं वहाँ के, अगर करप्शन नेपाल में मान लेते हैं कुछ दिक्कत है, तो हर वर्ग के लोग को दिक्कत होनी चाहिए, हर कोई को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए रेबेलियन में, लेकिन मेनली यूथ ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको समझेंगे हम। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का एंड डिपेंडेंसी रेशियो का। इसको धीरे धीरे हम इजीली ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही बताया था, 2024 में वार्न किया था, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, दक्षिण एशियाई देश में कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ की युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगर लोग ज़्यादा रहते हैं, वो कहाँ किस तरफ आगे बढ़ रहा है? लो डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम समझते हैं पहले व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम, हाँ। तो व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? हमें अगर हम पैसा लगाते हैं मार्केट में तो कुछ हमें डिविडेंड आता है, कुछ रिटर्न्स हमें मिलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि एक कंट्री ए है, ठीक है, उसका एक नॉर्मल पेस है ग्रो करने का, वो ग्रोथ उसकी हो रही है, लेकिन कहता है ग्रोथ उस फैक्टर से ज़्यादा बढ़ जाए, किसी कंट्री की ग्रोथ अगर सपोज करिए X% से बढ़ रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ जाए, X% से ज़्यादा हो जाए, क्यों? इसका कारण क्या हो कि वहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या अगर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? चिल्ड्रन एंड रिटायर्ड ओल्ड पीपल से। उस केस में अगर कहता है पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? जीडीपी ग्रोथ को मिल रहा है, उसको बोलेंगे, उस ग्रोथ को बोलेंगे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर से देखते हैं, अगर किसी कंट्री का ग्रोथ रेट X% है, अगर वो X+1% हो जा रहा है, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए, किस कारण से हो जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे यंगर लोग ज़्यादा रहते हैं, वर्किंग पीपल ज़्यादा हैं, तो वो जो +1% जो उसमें इंक्रीज़ हुआ, उस ग्रोथ में जो बढ़ा, उसको कह सकते हैं हम कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्यों बढ़ा? ये डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण, यंगर लोगों के कारण, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, इस टर्म को हम मॉनेटरी रूप में मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि पैसे में, रुपीज़ में इसको मेजर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रैदर क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं हम, इसका अनुमान लगाते हैं। कैसे? तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसा है, ग्रोथ कैसी हो रही है, एक तालमेल बिठाते हैं, मतलब हम देखते हैं कि बेसिकली रिलेशन कैसा है पॉपुलेशन में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब देखो यहीं पे एक टर्म आता है डिपेंडेंसी रेशियो का। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी रेशियो? तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, चिल्ड्रन प्लस एल्डरली। ऊपर में रखेंगे हम वैसे लोग जो कि काम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। नीचे किसको रखेंगे? वर्किंग एज पॉपुलेशन। यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ पे हम एम्प्लॉयड की बात नहीं बोल रहे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वैसे लोग जो उस एज ग्रुप में हैं जो काम कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि काम कर ही रहे हैं, काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो चिल्ड्रन मतलब नॉन वर्किंग पीपल ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा? डिपेंडेंसी रेशियो। ध्यान क्या रखना है? हायर डिपेंडेंसी रेशियो इज़ बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या चाहिए? हमें कम चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, तो नेपाल के हमने एक इशू को देखा था कि सोशल मीडिया जो है वहाँ पे, आप ऐसे जनरल बात भी करी जाए, सोशल मीडिया क्या है आज के टाइम पे? सिर्फ एक टाइम पास का ज़रिया नहीं है, एक वो नौकरी का ज़रिया है। हमारे कह सकते हैं कितने लोग को पहचान देता है वो, ठीक है, रोज़ी रोटी का मामला है। तो सोशल मीडिया को उन्होंने बैन कर दिया था वहाँ की सरकार ने। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में अपने कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि कंसर्न ऑफ प्राइवेसी है, कंसर्न ऑफ रेगुलेशंस है। तो हमने इस पर डिस्कस भी किया था। अगर ऐसी बातें हैं तो कंप्लीट एब्सोल्यूट बैन करना गलत है। आप क्या कर सकते हो? कोई लॉ निकाल सकते हो। हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स को समझा था। इसमें देखेंगे हम सेकंड इशू विद रिस्पेक्ट टू नेपाल क्राइसिस। सेकंड इशू क्या है? यहाँ पे देखो, इन स्पाइट ऑफ लो डिपेंडेंसी रेशियो, नेपाल में देखोगे डेटा अगर आप, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम है। इसका मतलब क्या है? नेपाल में यंगर लोग, यूथ लोग ज़्यादा हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो कंपैरेटिवली कम है, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो गई। तो नेपाल में डिपेंडेंसी रेशियो कम होने के बावजूद भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि ग्रोथ, जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये इशू है वहाँ पे। अब कहता है, देखो इसमें देखिए कोर एक कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या समझा आपने? नेपाल का एग्जाम्पल से क्या समझा आपने? कि लो डिपेंडेंसी रेशियो है वो कभी भी गारंटी नहीं करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा तेज़ी से बढ़ेगा। वो क्या करती है? यहाँ देखो, एक अवसर देती है आपको, एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन गारंटी कभी नहीं करती है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगा, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयबिलिटी। वहाँ पे देखो यंगर लोग हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ जॉब्स भी है, जॉब्स भी नहीं है, और लैक ऑफ स्किल्स। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी करने की इच्छा है, उनको वैसे स्किल्स उनके पास नहीं है, वैसी ट्रेनिंग नहीं है जो कि प्रेजेंट टाइम पे वो जॉब कर सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लेस प्रोडक्टिविटी। तो मेन इशू क्या है नेपाल में? लेस प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि रोज़गार नहीं है एंड स्किल्स नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए, एक ये डाटा दिया गया है, आप देखोगे, भैया देखेंगे आर्टिकल में लिखा गया है वहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 25 साल, देखो जो उसका एवरेज कितना उम्र है लोगों का, 25 साल है, काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है? हमने देखा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर पीपल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो 25 साल देखो अगर एवरेज पॉपुलेशन है, एज है, तब भी ग्रोथ उस रूप से नहीं हो रही है, ये मेन मुद्दा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, फैक्टर्स क्या क्या थे? लिमिटेड जॉब क्रिएशन। अगर हम नेपाल की बात करें, लिमिटेड जॉब क्रिएशन, वहाँ पे रोज़गार के अवसर कम मिल रहे हैं। कहता है इंस्टेड वो किस पर रिलाई करते हैं? रेमिटेंसेस पे। हम देखेंगे व्हाट इज़ रेमिटेंसेस, समझेंगे इसको हम। तो जॉब क्रिएट ना करके वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट है? रेमिटेंसेस पे। हम समझेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट कहता है लेबर माइग्रेशन। सेकंड मुद्दा क्या है यहाँ देखो? लेबर माइग्रेशन। जो टैलेंटेड लोग हैं वहाँ के, अगर जॉब आप वहाँ पे नहीं क्रिएट करोगे, वो तो माइग्रेट करेंगे ही ना, कहीं और जाके वो काम करेंगे ही। तो सेकंड कहता है लेबर माइग्रेशन। इससे क्या होता है? ब्रेन ड्रेन ऑफ टैलेंट पूल। जो लोग टैलेंटेड हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की ग्रोथ में, वो कहाँ जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट इरोजन कहता है करप्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। करप्शन से क्या होता है? अगर पब्लिक को लगेगा कि मतलब चीज़ें करप्ट हैं, वहाँ पे ईमानदारी नहीं है, ठीक है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा, मतलब वो भरोसा नहीं करेंगे सरकारी संस्थाओं पे। एक सेकंड, देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पब्लिक ट्रस्ट इरोजन। इसका मतलब क्या होता है? अगर लोगों को लगता है कि वहाँ पे करप्शन है नेपोटिज्म में, जैसे कि परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, उससे क्या होगा? मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली क्या होगा उससे? कि जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उस पर, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, डिफरेंट हाई पोस्ट्स हैं, वहाँ से लगेगा कि मतलब वहाँ पे टैलेंट तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पैसा दे के आप जा सकते हो, मतलब ऐसी भावनाएं मन में आ जाती हैं। तो वहाँ पे लोगों के मन में ना एक कह सकते हो आपकी हाँ आगे बढ़ने का, जैसे कि देखो हमारे यहाँ पे क्या है, यूपीएससी, बीपीएससी, डिफरेंट एग्जाम्स है।
अगर हमको लगेगा कि वहाँ पे मेहनत करके हम नहीं पहुँच सकते हैं, लाख कोशिश करो, कुछ लोग ब्राइब देके, ऐसा अगर लगता है हमें कि ब्राइब देके घूस देके पहुँच जाते हैं, तो क्या होगा, जो टैलेंटेड लोग हैं वो क्या करेंगे, हट जाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, टैलेंटेड हैं, उनको लगेगा कि बेकार है टाइम वेस्ट करना इन चीज़ों पे। उससे क्या अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्चुअली में जो हमारा स्ट्रक्चर है कंट्री के रन करने का, वो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहता है कि वहाँ पे जो नेपाल के लोग हैं उनको क्या हो गया है, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। सरकारी संस्थाएं हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, उन पर भरोसा नहीं रह गया है कि हमारी बात वो सुन सकते हैं। फिर कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए इसी सेशन में देखेंगे एक आर्टिकल आया था कि अभी तक नेपाल में, आप देखोगे अपने एनसीईआरटी पढ़ी है अगर, तो नेपाल में कई सारे क्रांति हो चुके हैं अभी तक। अगर यूथ की बात करें, ठीक है, मोनार्की की बात करें, तो हर टाइप का वहाँ पे रेवोल्यूशन हो चुका है। तो काफ़ी इनस्टेबल वहाँ पे सिचुएशन रहती है। ओके, एक चीज़ हमको देखना है, रेमिटेंस क्या होता है ना, समझते हैं इसको हम। इसको देखेंगे, देखो व्हाट इज रेमिटेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, हल्का नीचे कर लेते हैं। हाँ, मनी सेंट बाय पीपल टू देयर होम कंट्री। अगर कुछ लोग बाहर काम करते हैं विदेशों में, वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने होम कंट्री में, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। मतलब साफ है, इनवर्ड क्या है, हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है, आउटवर्ड क्या है, हमारे कंट्री से पैसा जा रहा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो रेमिटेंसेज होते हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। रेमिटेंसेज जो है वो जीडीपी के पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, फेमा एक्ट, हमने देखा है फेमा एक्ट क्या होता है, देख लेना इसको। फिर कहता है, तो इसको रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, अंडर करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली ना ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर शब्द जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट है। रेमिटेंसेस को हम ट्रांसफर्स भी कहते हैं। किस हेड में जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में। ठीक है, इसका मतलब व्हाट इज ट्रांसफर, ट्रांसफर इसका मतलब क्या है, फॉरेन इनकम। अगर इनवर्ड की बात करें, भारत में जो पैसा आ रहा है उसकी बात करें, तो फॉरेन इनकम है, नॉट क्रिएटिंग लाइबिलिटीज़। मतलब क्या है, अगर आप लोन लेते हो, क्या है मतलब, लोन हमने लिया कहीं से, किसी फॉरेन कंट्री से, पैसा वापस करना एक लाइबिलिटी है, बट ये कैसा इनकम है, पैसा आ रहा है बिना किसी लाइबिलिटी का। ठीक है, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि रेमिटेंसेज आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ जीएनपी। जीएनपी का पार्ट भी रेमिटेंसेज नहीं है, जीडीपी का पार्ट भी नहीं है, जीएनपी का पार्ट भी नहीं है। क्या एक्चुअली है, ये ट्रांसफर्स है, इनकम नहीं है। रेमिटेंसेज इक्वल टू इनकम नहीं होता है। ठीक है, देखो व्हाट इज जीएनपी, तो जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, एनएफआईए को, तो जीएनपी कहलाता है ये। ठीक है, एंड रेमिटेंसेज क्या है, नॉट फैक्टर इनकम, दे आर जस्ट ट्रांसफर्स। तो वाई रेमिटेंसेज को हम फैक्टर इनकम के रूप में ट्रीट क्यों नहीं करते हैं, तो देखो जस्ट मनी फ्लो। अगर भारत में कहीं दूसरे से, अगर किसी के फैमिली के लोग बाहर रहते पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, काम तो वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा आ रहा है, तो उस पैसे से कहता है ना कुछ गुड्स क्रिएट हुआ ना सर्विसेज क्रिएट हुई, इसलिए वहाँ पे फैक्टर इनकम वाली बात नहीं हो जाएगी। रेमिटेंसेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम। फर्स्ट है लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज ग्रुप। मतलब वैसे लोग जो 15 से 64 साल के एज ग्रुप में आते हैं, इनको कह सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन है। वो या तो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसका मतलब देखो क्या है, व्हाट इज़ एम्प्लॉयड, जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, वो काम करना चाह रहे हैं, विलिंग टू वर्क है, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो वर्किंग एज ग्रुप में होने का मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्लॉयड हो। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वर्किंग ग्रुप में होते हैं बट वो काम करना चाहते ही नहीं है, उनको हम इस ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने, व्हाट इज़ लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड पीपल प्लस अनएम्प्लॉयड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, वैसे लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने के लायक हैं, बट दे कैन नॉट फाइंड वर्क। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या इसका मतलब हो जाता है, व्हाट इज़ लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें देखो चिल्ड्रन नहीं आएंगे, छोटे बच्चे नहीं आएंगे और वैसे लोग नहीं आएंगे जो काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वर्कफोर्स क्या होता है, एम्प्लॉयड। सिंपली जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको हम किस में काउंट करते हैं, वर्कफोर्स में। तो लेबर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से। अब देखते हैं पेपर में क्या दिया है। यहाँ पे देखिए पेपर में क्या दिया गया, कुछ डेटा दिया गया है। अगर मेंस में इसको यूज़ करें तो मार्क्स बढ़ सकते हैं हमारे। फर्स्ट कहता है, देखो एक रिपोर्ट आती है करप्शन रैंकिंग, करप्शन भ्रष्टाचार, उसकी रैंकिंग कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
तो नेपाल में जो कि करप्शन को लेकर मुद्दा बना हुआ है, आप इसको डाल सकते हो मेंस में कि नेपाल की रैंकिंग क्या थी, 107। और यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 2022 में कहाँ पे विद्रोह हुआ, श्रीलंका में, यहाँ देखते हैं, 24 में इंडोनेशिया में, सॉरी बांग्लादेश में, अगस्त 25 में इंडोनेशिया में, अभी कहाँ पे, नेपाल पे हो रहा है। तो इन सब का कारण क्या था, यूथ जो है उनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन वो इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है, यूएन। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूएन। यहाँ पे कहता है जो एज है, जो एवरेज जो एज है, क्या चीज़ है, नेपाल में कितना है, 25 साल, बांग्लादेश में, श्रीलंका में देखिए सब कहता है कि अंडर 35 ही हैं। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कि विद्रोह हुआ है, वहाँ पे क्या कहता है, करप्शन भी है और यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, कंट्रीज विद यंगर पॉपुलेशन, कंट्रीज विद अ यंग पॉपुलेशन बैंक ऑन द यूथ टू प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोइंग हायर, दिस गेन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। कहता है कि वही देखा था हमने कि इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हो रहा है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा होगा वो, लेकिन यंग पॉपुलेशन के होने के कारण जितना उसमें ऐड होता है ग्रोथ, मतलब कि x% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट अब x+1% से ग्रो करने लगी। तो +1 कहाँ से आ रहा है, ड्यू टू यंगर पॉपुलेशन। इसको बोलेंगे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे देखो क्या कहता है, देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कह रहा है, कहता है कि एज यंग एडल्ट्स फिनिश देयर एजुकेशन दे एक्सपेक्ट टू एंटर लेबर फोर्स। हमने देखा व्हाट इज़ लेबर फोर्स, जो कि वर्किंग एज ग्रुप में लोग होते हैं, उसको हम लेबर फोर्स कहते हैं। तो जो लोग पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, लेबर फोर्स में अल्टीमेटली आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे देखो पहला क्या होगा, अगर उनको जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड कहता है कि नौकरी नहीं मिलती है अगर, मतलब एक बात है, तो उससे होगा क्या, वो नौकरी करे या ना करे, कंपटीशन तो इंक्रीज़ कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जिससे जो फॉर्म है, जो इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉयर एक्चुअली है, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, जिससे कि वो कम सैलरी में क्या कर सकता है, उनको हायर कर सकता है। ठीक है, जो पैसा बचेगा यहाँ पे, उसको वो जो कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ देखो कहता है कि इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ टैलेंट इंश्योर्स वेजेस डोंट राइज मच, हेल्पिंग रेज प्रॉफिट्स विच कैन हेल्प फाइनेंस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। वही यहाँ पे कह रहा है कि नौकरी लगे या ना लगे, दोनों केस में कहता है कि अगर टैलेंटेड लोग हैं तो कम से कम कंपटीशन तो इंक्रीज कर ही देंगे वो। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है यहाँ पे, देखो एक डेटा यहाँ पे दिया गया है, कहता है लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया था, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज़ को, कि दक्षिण एशिया क्या कर रहा है, ऐसे रास्ते पे अग्रसर है, ऐसे रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, दैट रिस्क स्क्वांडरिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब देखो कहता है, इसको जस्टिफाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2000 से बात करी जाए 2023 तक की, साउथ एशिया ने क्या किया, सिर्फ 10 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया है, जो कि जितनी रिक्वायर्ड है उससे हाफ है। जितनी आपकी यंग जनसंख्या है, कहता है उससे हाफ आपने क्या किया है, जॉब को क्रिएट किया है। तो जॉब्स आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, लोग काम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये देखो कुछ दिया गया ऐसे ही कि किस कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है ये। तो टॉपिक ये पे ख़त्म होता है। क्या देखा हमने, तो इसमें क्या देखा अल्टीमेटली हमने कि यंग लोग अगर हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गारंटी नहीं करता है ये कि, मतलब यूथ अगर है, एक सेकेंड, यूथ ज़्यादा है तो गारंटी नहीं करता है ये कि हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगी। इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया था कि कंसर्न क्या है इन कंट्रीज़ में, कि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो स्किल हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, व्हाट आर फॉरेन ट्राइब्यूनल्स न्यू पावर्स। न्यू पावर्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, हम जानते हैं, डिस्कस हमने किया था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया था, रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स ऑर्डर एग्जाम्पशन ऑर्डर विच मेड इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ऑपरेशनल। ये जो नया एक्ट आया है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 तारीख से। ठीक है, इस पर डिस्कस कर रहा है कि जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स होते हैं इनके पावर को कैसे इंक्रीज़ किया गया है, इसमें चेंजेस क्या करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ देखो, तो ये जो नया एक्ट है ना, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 25, किसको ये रिप्लेस करता है, हटाता है, तो पहला कहता है पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं
जिसको वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। देखो तो गवर्नमेंट ने कारण क्या दिया इसका, ऐसा हमने क्यों किया, कहता है अवॉइड मल्टीप्लिसिटी, मतलब डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, तो अलग अलग रूल्स हैं, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने किया है एक रूल ले आया वो, ठीक है। चलो पहले देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम। व्हाट आर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, एफटीज होते क्या हैं, ठीक है, समझेंगे इसको हम, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, कोई जुडिशियल बॉडी नहीं, इसका मतलब फंक्शन कुछ कुछ ऐसा है जो सिविल कोर्ट की तरह है। सिविल कोर्ट है नहीं है, कुछ मामलों में इसको पावर दिए गए हैं, इसको बोलते हैं हम क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये क्या देखता है एक्चुअली, क्या काम है इसका, तो कौन से लोग जो भारत में रह रहे हैं वो फॉरेनर हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, क्या देखता है बेसिकली, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उसमें से कौन से लोग फॉरेनर हैं, कौन से इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। इसका लीगल आधार क्या है, तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जो पहला जो एक्ट है ये फॉरेनर्स एक्ट 46 वाला, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किस एक्ट से, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, बट इसको रिप्लेस नहीं किया गया है। ऑप्शन में दे सकता है इसके बारे में भी, तो इसको रिप्लेस नहीं करा गया है, फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर दिया गया है। न्यू लॉ क्या कहता है बेसिकली, इसको अरेस्ट वारंट इशू करने की पावर देता है, डिटेन करने की पावर देता है, ठीक है। फिर पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट देखा हमने, कहता है कि प्रायर टू 19 का अमेंडमेंट, ठीक है, 19 में जो एक अमेंडमेंट किया गया तो उससे पहले क्या था, सिर्फ सेंटर को अधिकार था एफटीज़ को अपॉइंट करने का, मतलब किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में एफटीज़ बनते हैं उसको 19 से पहले क्या था, सिर्फ सेंटर बना सकता था, अब क्या है स्टेट्स, यूटीज़, सेंटर तीनों इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेपर पे, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है व्हाट डज दिस एक्ट से, ये रूल क्या कहता है। एक यहाँ देखिए दिया गया है BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसको समझेंगे होता क्या है, पहले न्यूज़ देखते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, जो रूल्स नए वाले आए हैं, लीगली डेजिग्नेट बाय लॉ अलाउ करते हैं BOI को, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, टू एग्जामिन केसेस ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉड, जो मतलब गलत तरीके से भारत में आ गए उसके लिए कह रहा है, उसको देखना, एग्जामिन करना, कोऑर्डिनेट करना स्टेट के साथ में, पहचान करना, और जो लोग फ्रॉड हैं उनको डिपोर्ट करना, ठीक है, डिपोर्ट करना, टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल फॉरेनर है, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, उसको आगे नहीं जाने देना, ठीक है। दो कहता है जो BOI है अर्लियर ऑल्सो परफॉर्म्ड सिमिलर फंक्शंस, अर्लियर क्या था, सिमिलर फंक्शंस ही परफॉर्म करता था, लेकिन कहता है वो उसका जो रोल था वो क्या था, रेगुलेटरी था, ओके, लॉ से इसको कोई बैकअप नहीं मिलता था। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ आएंगे हम। तो व्हाट इज़ BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसको सेटअप किया गया था 71 में, 1971 में। इसको हेड कौन करते हैं, कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। कहाँ पे आता है ये, अभी एट प्रेजेंट क्या इसका स्टेटस है, एक डायरेक्ट डिपार्टमेंट है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नया रूल क्या करता है, एग्जिस्टेंट देखिए कब से इसका है, 71 से है, बट नया रूल क्या कर रहा है, इसको लीगल बैकिंग, एक लॉ वाला बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर हम, तो देखो क्या करेगा ये, रिकॉर्डिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल फॉरेनर्स अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू वीज़ा कैटेगरीज, कहता है पहले क्या था कि फ्यू वीज़ा कैटेगरीज के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग मैंडेटरी थी, अब कर दिया। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है कि जितने विदेशी हैं, मतलब जो इस केस में मतलब जैसे जिन पे शक है कि वो फ्रॉड हो सकते हैं, कहता है कि पहले आप क्या करो, उनको उनका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स है आप उसको कैप्चर करो, उसके बाद डिपोर्ट डिटेन जो करना है करो। कौन करेगा, BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। एक यहाँ देखते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट दिया गया है इमिग्रेशन ऑफिसर्स का, इसको कौन भेजता है, कहाँ से आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, ठीक है, पूछ सकता है पेपर में। देखो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एफटीज देखा हमने क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा इलाज कर लेता, हाँ हमने देखा एफटीज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है अभी तक क्या है, एज फार अभी तक क्या है हमारे देश में, एफटीज सिर्फ कहाँ पड़े, असम में, असम के अलावा फॉरेन ट्राइब्यूनल्स कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो जो एफटीज़ हैं उनको पावर दी जाती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जो नया लॉ आया है उससे कहता है जो एफटीज़ हैं अभी कहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ असम में हैं, वहाँ पे कहता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके समकक्ष पावर इनको दी गई है, ठीक है। तो रिप्लेस किसको करता है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 एम्पावर्स एफटीज टू इशू अरेस्ट वारंट्स इफ एन इंडिविजुअल हुज नेशनैलिटी हैज़ बिन
कंटेस्टेड कहता है कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल है भारत में रह रहा है बट शक है कि वो भारतीय है कि नहीं, या फॉरेनर मतलब सही तरीके से आया है कि नहीं, उस केस में अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और देखना था। हाँ यहाँ देखो, जो एनआरसी है ना, एनआरसी जानते हैं हम लोग, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, असम में है। अभी एनआरसी हो गया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हो गया, सिर्फ और सिर्फ असम में एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखो एक चीज़ और, हाँ कहता है अनडॉक्यूमेंटेड मेंबर्स ऑफ 6 माइनॉरिटी, यहाँ पे कहता है एक्सेप्शन दिया गया है, मतलब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। किनको करते हैं हम, तो जो माइनॉरिटी है कहाँ के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, फ्रॉम पीनल प्रोविजंस। ठीक है, मतलब उनको डिपोर्ट नहीं करेंगे हम, जेल में नहीं डालेंगे। किनको, वैसे लोग जो माइनर है कहाँ के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। एंड अर्लियर भी क्या था, पहले से क्या था, नेपाली, भूटानी, तिब्बतियन, इनको पीनल प्रोविजन से मतलब उनको इसमें नहीं रखा जाता है, मतलब कि जैसे जेल में नहीं पकड़ के डाल देंगे, उनको डिपोर्ट नहीं कर देंगे हम। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या किया गया, अर्लियर क्या था, सिर्फ नेपाली, भूटानी, तिब्बतियन। नए जो रूल आए उसमें क्या बोला गया है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो जो माइनॉरिटी पीपल कहाँ के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। ठीक है, इनको हम पीनल प्रोविजंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हैव एक्सक्लूसिव पावर, मतलब एक देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, एक पिटीशन आया था एक्चुअली, जिसमें कहा गया है कि आप ईसी जो है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसको आप आदेश करो कि जो एसआईआर वो कंडक्ट करता है उसको टाइमली करे, एक टाइम बताए कब करना है, कैसे करना है। तो ईसी ने कहा है इस चीज़ पे कि ये हमारा डिस्क्रिशन है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हम इंडिपेंडेंट हैं इस चीज़ के लिए। तो हम समझेंगे कि ईसी जो है किस प्रकार से इंडिपेंडेंट है, किन लॉज से इसको हम रेगुलेट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम समझेंगे कुछ फैक्ट्स को। तो पहला फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो ईसीआई है उसको पावर्स कहाँ से मिलते हैं, है ना। एक तो हम जानते हैं संविधान पावर देता है, ठीक है। 3 ऐसे एक्ट्स को देखेंगे हम। पहला देखेंगे आरओपीए 1950, आरओपीए 1950, आरओपीए 1951। थर्ड कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। क्या है, ये सब रूल्स हैं जिनसे कि पावर मिलती किसको, ईसीआई को। इनमें कहा गया है कि ईसीआई जो काम करता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये इसका डिस्क्रिशन है, प्रेरोगेटिव है, वो कोई काम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। हाँ कोई गलती करता है अगर ये, तो कोर्ट तो है ठीक करने के लिए, ओके। तो ईसीआई वही यहाँ पे कहता है कि हमें आरओपीए एक्ट 50 में और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 60 में पावर्स दी गई हैं। रिविजनल एक्सरसाइज जो होता है, जैसे कि वोटर लिस्ट है, उसमें नाम डालना है, ऐड करना है, क्या करना है, उसका पावर हमारे पास है। तो आप हमको ये चीज़ आदेशित नहीं कर सकते हो कि एक डेट पे करना है, कब करना है, नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आरओपीए 50 है 1950 वाला है, वो बताता है कि चुनाव से पहले, इलेक्शन जो हो रहा है उससे पहले की जो प्रक्रिया है, मतलब कैसे लिस्ट बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ये बताता है। बट चुनाव एग्जैक्टली होना कैसे है, क्या डील करता है, तो आरओपीए 1951, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, ये देखो फैक्ट कहता है, इसी ने क्या बताया है कि 1 जनवरी 26 से क्या हो जाएगा, पूरे भारत में एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स देखो कहता है, हमने इसको लिया है ऑफिशियल जो साइट है ईसीआई की, उससे आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्या है क्या नहीं है, संवैधानिक बॉडी है, बजट इसका कैसे बनता है। फिर कहता है कि देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी बार्ड है। यहाँ पे कहता है, अभी इस आर्टिकल में क्या देखा, वो जज को कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है, आप मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बार्ड है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, जो पावर में लोग हैं, वो भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप, एडवाइजरी इसकी क्या इसका काम है, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन क्या है इसका, आप देख लेना इसको। हम नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ब्राउन ट्राउट। व्हाट इज़ ब्राउन ट्राउट, ये क्या है, एक फ़िश की प्रजाति है, ठीक है, समझेंगे इसको हम। कश्मीर के संदर्भ में न्यूज़ में है ये। इसमें ऐसा कहा गया है कि 1900s में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने इसको कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, गेमिंग के लिए। तो फिर से इसको कश्मीर में फिर से मतलब लाया जा रहा है, ऐसे प्रावधान करे गए हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स बताया जाता है कि व्हाट इज़ ब्राउन ट्राउट, फिश है, ठीक है, बेसिकली वाइल्ड वाटर्स में ये प्रिवेल करती है, मतलब एक कंट्रोल्ड वातावरण में इसको नहीं रख सकते, दिक्कत होगी उसमें। एक होता है रेनबो ट्राउट, वो भी फिश ही है, मतलब ट्राउट का टाइप है रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट अगर देता है
तो वो कंट्रोल्ड वातावरण में रह सकता है, बट ब्राउन ट्राउट जो फिश है वो सिर्फ वाइल्ड वाटर्स में फ्रीली रहती है। फिर देखो एक टर्म दिया गया कैनिबलिस्टिक। जो ट्राउट्स होती हैं, ट्राउट्स, उनका नेचर कैसा होता है, कैनिबलिस्टिक, मतलब क्या है, अपने ही स्पीशीज़ के जो छोटे जीव होते हैं उनको वो खा सकती है, मतलब एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग फ्लेश ऑफ ओन स्पीशीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक फैक्ट देखेंगे, एक नाम दिया गया है, यहाँ देखिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहता है कि कश्मीर का फिशरीज डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था? फ्रैंक जे मिचेल, फ्रैंक जे मिचेल ने किया था। तो ये वही ब्रिटिश आदमी हैं जिन्होंने इस मछली को यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाया था, ठीक है। एक चीज़ और देखना है हमें, देखो कुछ फीचर्स कहता है यहाँ पे कि कोल्ड वाटर फिश ब्राउन ट्राउट, ठीक है, लाइक इट्स कजन रेनबो ट्राउट। तो दो टाइप के ट्राउट फिश हैं, ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट, ठीक है। प्रेफर्स कूल एंड वेल ऑक्सी वाटर, ठीक है। तो 15 से 22 इंच तक लंबे हो सकते हैं, 1 से 5 पाउंड तक इनका वेट हो सकता है। पॉपुलर गेम फिश, मतलब गेमिंग में इसको यूज़ करते हैं हम। एक चीज़ और है यहाँ पे, कहता है, देखो यहाँ पे कहता है हाँ कि कैनिबलिस्टिक, देखो दिया गया ना, कैनिबलिस्टिक मीनिंग बिगर इंडिविजुअल्स प्रे ऑन स्मॉलर वंस, अपने ही प्रजाति के जो छोटे जीव होते हैं उनको वो खा लेती हैं, ठीक है। लेकिन कहता है अक्टूबर का टाइम जो होता है, अक्टूबर नवंबर का, वो ब्रीडिंग सीजन होता है, वो प्रजनन करते हैं। इसमें कहता है इस टाइम पे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं और कैनिबलिस्टिक नहीं रहते हैं। कुछ फैक्ट्स थे ये, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हम समझेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि कंसेंट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें क्या क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, ओके। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट को जो कि है कंसेंट। व्हाट इज़ कंसेंट? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स होता है उसमें कंसेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग ट्राइबल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले हम। कहता है हाई कोर्ट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव नो सेपरेट हाई कोर्ट, ठीक है। फॉल्स अंडर कहाँ पे? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है वही यहाँ पे काम देखती है किसका? अंडमान निकोबार का। एक सर्किट बेंच, एक लोकल बेंच बैठता है कलकत्ता एससी का पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। आगे देखते हैं तो कंसेंट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है कंसेंट का वो किसके रिगार्डिंग देखेंगे? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कहाँ पे लागू करते हैं इसको हम? तो वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगल में रहते हैं। सेकंड कहता है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब या तो जंगल में देखो जो लोग रहते हैं या तो वो एसटीज होंगे, नहीं तो ट्रेडिशनली वहाँ पे रहते आए होंगे, कब से? 75 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। वैसे लोग जो या तो एसटीज हैं नहीं तो ओटीएफडीज हैं, बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट पे निर्भर हैं खाने पीने के लिए, जीविका के लिए, ठीक है। अब देखो कंसेंट की बात कहाँ आती है। अगर यहाँ पे कहता है अगर फॉरेस्ट लैंड को, वैसे फॉरेस्ट लैंड जो कि जहाँ पे कि ट्राइबल्स या फिर पीपल डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, रहने के लिए, उसको अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट करना चाहते हो तो कंसेंट किससे लेना पड़ेगा? ग्राम सभा से, ठीक है। इंडिविजुअल कंसेंट मैटर नहीं करता है। सेकंड कहता है अगर डिस्प्लेस करना है, मतलब कुछ बनने वाला है वहाँ पे, तो जो लोग रहते हैं आप उनको विस्थापित करोगे, उस केस में कहता है अगेन कंसेंट लेना पड़ेगा किससे? ग्राम सभा से। इंडिविजुअल कंसेंट वहाँ मैटर नहीं करता है, कलेक्टिव कंसेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कंसेंट मैंडेटरी है, ये कोई औपचारिकता नहीं है, कंसेंट लेना इज मस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड पेसा 1996 आपको ये करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस बार के एग्जाम के लिए। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम। देखो एक फैक्ट दिया गया है जो FRA है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। हमने देखा अप्लाई किस पे करते हैं, कंसेंट क्या होता है। यहाँ पे क्या कहता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब एक्चुअल जो ग्राउंड पे काम होगा उसको कौन करेगा? तो स्टेट या यूटीज़, जिस राज्य में, जिस यूटी में वैसे कोई जंगल है जहाँ पे ये बातें हो रही है, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार कौन रहता है? स्टेट्स एंड यूटीज़। केंद्र क्या करती है, सेंटर क्या करेगी? उसने एक्ट बना दिया, वो गाइड करती है, हेल्प करती है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये जो आर्टिकल है ना, मेनी रिवोल्यूशंस दैट शेप्ड नेपाल, ये हमारे मेंस के लिए काम का नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
आपको पढ़ना है अगर, ये अच्छा एक आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हो कि नेपाल में कैसे कैसे क्या हुआ है। आपको नहीं पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि एक चैप्टर है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया गया कि नेपाल में किस प्रकार से पहले मोनार्की थी, कैसे कैसे विद्रोह हुआ, कहाँ तक वो आगे पहुँचा है। इसमें देखिए बताता है कि यूथ रिबेलियन जो इस बार हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये थर्ड टाइम हो रहा है। आप इसको देख लेना एक बार खुद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।